सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए थे इस चैप्टर के फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। सो मैंने आपसे पूछा था क्या आपको इस नोट्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं। आपने सबने बोला कि येस वी वांट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द नोट्स प्रोवाइडेड बाय मी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। सो इट्स नोट्स में हम पूरा चैप्टर में डिटेल स्टडी करेंगे। ओके सो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो मैं वीडियो लिंक दे दूंगी आपको उस वीडियो का, जिसमें आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके सो इसमें चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक्स हैं हमारे, दैट इज लीडरशिप क्वालिटीज एंड रोल ऑफ अ लीडर, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन, नेक्स्ट इज मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एडवेंचर्स स्पोर्ट्स, नेक्स्ट इज सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। सो अकॉर्डिंग टू द 2021 to 22 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ये सेकेंड टॉपिक नहीं करना, क्लियर। बट मैं इस वीडियो में आपको करवा रही हूँ बिकॉज अगर किसी और सेशन के बच्चे को स्टडी करनी हो तो वो भी इस वीडियो से कर सकता है। ओके बट अगर कोई बच्चा यहाँ पे 2021 to 22 सेशन का है सो वो पार्ट स्किप कर सकता है वहां से। ओके सो फिजिकल एक्टिविटी, सबसे पहले चैप्टर के नेम से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एक्टिविटी? सो फिजिकल एक्टिविटी इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज और बॉडी मूवमेंट दैट रिक्वायर्स मोर एनर्जी like walking, running or various other sports activities or any bodily movement produced by skeletal, that is physical activity। ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जिसमें हमारी थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगती है एज कम्पेयर टू अदर एक्टिविटीज, क्लियर। सो जिसमें भी हमारी थोड़ी एनर्जी लग रही है दैट इज फिजिकल एक्टिविटीज। अब जब भी हमारा कोई बॉडीली मूवमेंट हो रहा है, हमारी एनर्जी लग रही है, सो जब भी हमारा बॉडीली मूवमेंट हो रहा है बेसिकली, तब भी हम उसको फिजिकल एक्टिविटी ही कहेंगे। ओके प्रोड्यूस बाय स्केलेटल मसल्स, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल पेपर में लिख के आओ। फिजिकल एक्टिविटी इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी और बॉडी मूवमेंट दैट रिक्वायर्स मोर एनर्जी लाइक वॉकिंग, रनिंग। फिर आप लिख के आओ कि कोई भी बॉडी मूवमेंट हुआ हो दैट इज ऑल्सो फिजिकल एक्टिविटी। ओके सो नाउ लेट्स फर्दर स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज लीडरशिप क्वालिटीज एंड रोल ऑफ अ लीडर। चैप्टर का नाम क्या है? फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। सो फिजिकल एक्टिविटी से हम डन हो चुके हैं, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लीडरशिप ट्रेनिंग। सो लीडरशिप क्वालिटी एंड रोल ऑफ अ लीडर। सो व्हाट डज मीनिंग ऑफ अ लीडर? सबसे पहले मीनिंग लीडर का देखते क्या है। लीडर अ पर्सन हु लीड्स अदर। लीडर क्या होता है? क्लास का मॉनिटर होता है एक। व्हाट इज दैट? दैट इज अ लीडर, मतलब लीडर्स जो अदर को लीड करता है। क्लास का क्या है? टीचर है, टीचर इज योर लीडर। ओके सो टीचर एग्जाम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर योर लीडर। So teacher is the best leader. Okay so this means that leader is the first person of the group, he is the first person of group और वही क्लास को चलाता है हमारी, क्लियर। so he is the person who takes decision on behalf of the group, वही decisions लेगा हमारे सारे and is responsible for their outcome। a leader takes whole group towards success। so leader ही होता है जो हमें सक्सेस की तरफ मूव करवाता है और वही जो पर्सन होता है वो पूरे ग्रुप के बिहाफ डिसीजंस लेते हैं। ओके सो आपको अगर स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है तो स्पीड थोड़ी ज्यादा कर लो वीडियो की, बिकॉज हो सकता है मैं स्लो बोल रही हूँ। सो फास्ट कई बच्चों का समझ नहीं आता कभी कभी। सो अगर आपको स्लो लग रही है सो आप वीडियो की स्पीड इंक्रीज कर दो। सो लेट्स रिकैप इट। क्या है? सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी है। सो फिजिकल एक्टिविटी क्या है? जिसमें थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगती है एज कम्पेयर टू अदर एक्टिविटीज, और कोई भी बॉडीली मूवमेंट हुआ हमारे बॉडी में उसको भी हम फिजिकल एक्टिविटी कहेंगे। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ अ लीडर। लीडर क्या है? जो पर्सन लीड करता है अदर को, क्लियर। सो ऑन द बिहाफ ऑफ होल ग्रुप, वो हर एक आउटकम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो लीडर होता है, क्लियर। नाउ मीनिंग ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप क्या होता है? लीडर तो समझ आ गया, लीडरशिप क्या होता है? नाउ इट इज अ क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। सो जो पर्सन लीडर होता है उसके अंदर हमेशा एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। लीडरशिप क्वालिटी कैसे? दिस क्वालिटी इंस्पायर्स एंड गाइड्स हिज फॉलोअर्स एंड शोज देम द राइट पाथ टू अचीव। मतलब होता नहीं है, अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, दूसरों को लीड करने की क्वालिटी होती है, जो उसको हम क्या कहते हैं? लीडरशिप क्वालिटी। सो ये क्या करता है? इंस्पायर करता है दूसरों को, अपने फॉलोअर्स को, जिसको हम डायरेक्शन दे रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज लीडरशिप की क्वालिटी। अब देखो जो लीडरशिप की क्वालिटी है, द क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर आर इनहेरेंट इन द वर्ड लीडरशिप। अब लीडरशिप के वर्ड के अंदर ही हमें सारी लीडरशिप की क्वालिटी मिलेगी। लेट्स फाइंड आउट इट। सो फर्स्ट वर्ड ऑफ लीडरशिप इज एल। एल मीन्स लॉयल्टी, कि हम एक दूसरे के प्रति लॉयल हों। नेक्स्ट इज ई मीन्स एनर्जेटिक। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन होना चाहिए? लीडर ही होना चाहिए, ताकि जो दूसरे पर्सन है वो भी थोड़ा एनर्जेटिक रहे। लॉयल्टी क्या होता है? मीन्स झूठ वगैरह नहीं बोलना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए टूवर्ड्स हिज, जो भी उसके
फॉलोअर्स होते हैं। नेक्स्ट इज ए, एडजस्ट करना चाहिए उसको हर एक बच्चे के साथ। ऐसा नहीं कि अगर कोई बच्चा मीन्स टीचर का कोई बच्चा है वो नालायक है तो ऐसे नहीं भी उसको ट्रीट नहीं करेंगे वो ढंग से, ऐसे हर एक के साथ एडजस्ट करना चाहिए। डी मीन्स ड्यूटीफुल, सो अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह उसको निभाना चाहिए। नेक्स्ट इज ई मीन्स एफिशिएंट, उसको एफिशिएंट रहना चाहिए अपने वर्क के प्रति। नेक्स्ट इज रीजनेबल, कि वो हर एक जो चीज हमें करवा रहा है वो किसी रीजंस की वजह से करवा रहा होगा, क्या रीजंस है उसका। लाइक कोई फिजिकल एजुकेशन का टीचर है, वो हमें कोई एक्सरसाइज करवा रहा है तो क्या रीजन है उस एक्सरसाइज का, बेसिकली उसको तो पता होनी चाहिए। एस मीन सिंसियर होना चाहिए, क्लियर, टाइम के प्रति पंचुअल होना चाहिए। ऑल दीज यू कैन राइट इन योर पेपर। एच मीन्स ऑनेस्ट होना चाहिए, यही ट्रुथ वाला आ गया, लॉयल्टी है, ऑनेस्ट, बेसिकली नॉट द सेम थिंग बट कुछ हद तक सेम ही है। आई मीन्स इम्पार्शियल, मीन्स उसको पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, डिफरेंट बच्चों के प्रति सारे बच्चों को सेम ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट इज पी मीन्स पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी भी दिखने में भी गुड पर्सनालिटी होनी चाहिए, पर्सनालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। सो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग सम क्वालिटीज आर डिस्कस बिलो। ये तो थे सिर्फ नाम। अब अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको पूरा अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन करके आना। आगे भी मैंने आपको सबका मीनिंग बता दिया, क्लियर, और ये भी कुछ है, इसमें भी हम देखते हैं। सबसे पहले गुड पर्सनालिटी, अ लीडर शुड हैव अ चार्मिंग पर्सनालिटी, अ लीडर पोजेसिंग गुड क्वालिटी can easily adjust himself to the environment. A dynamic personality leaves good impression on the group. So good personality होनी चाहिए, उसके charming होना चाहिए, so दिखने में सुंदर होना चाहिए। so क्या हो, वो adjust कर ले अपने आप को towards the environment। इसके अंदर एक good जो अपना environment है उसमें adjust कर लेना चाहिए उसको खुद को, उसके अंदर ये अच्छी quality होनी चाहिए, एक dynamic personality होनी चाहिए so that उसका group पे भी थोड़ा impact पड़े अपने बच्चों पर, clear। next is intelligence, a leader must have sharp intellect and deep insight. Intelligent leader possesses good thinking power and anticipation. So इसका क्या मतलब है कि वो थोड़ा इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसका माइंड थोड़ा शार्प होना चाहिए, उसका हर एक थिंग के बारे में जो व्यू है वो थोड़ा मतलब ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर पर्सन्स। मीन्स वो हर एक जो थिंग है उसके बारे में उसको डीप इंसाइट होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी तरह इंटेलिजेंट होना चाहिए। एज आप इसको मतलब बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो यार, फिजिकल एजुकेशन है, इट्स सो सिंपल। जस्ट क्या करना होता है, एक वर्ड को पकड़ने की जरूरत है हमें, एक इंपॉर्टेंट वर्ड ढूंढो उस लाइंस में से और बस उसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दो। जस्ट क्या होता है, मेन आपके ये ऊपर वाले पॉइंट्स देखती है टीचर, अंदर का तो आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हो, ऐसे नहीं कुछ भी लिख देना है, जस्ट कुछ मीनिंग भी बनना चाहिए उसका, बट आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको हाई वर्ड्स ही यूज करने हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज करो, ओके। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव एंड सिंपैथी, ओके, इट्स हियर सिंपैथेटिक बिहेवियर। सो कोऑपरेटिव होना चाहिए टुवर्ड्स अदर, कोऑपरेट करना चाहिए सबके साथ, ओके। सो लीडर शुड बी कोऑपरेटिव एंड सिंपैथेटिक टुवर्ड्स फॉलोअर्स, सच एटीट्यूड कैन विन हार्ट्स ऑफ फॉलोअर्स। अब देखो, अगर हमारा टीचर ही कोऑपरेट नहीं करेगा हमारे साथ, रूडली बिहेव करेगा हमारे से, सो दैट्स नॉट द वे, ओके। उसका जो एटीट्यूड है वो मतलब दिलों को जीत जाए, ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए उसको, थोड़ा कोऑपरेटिव होना चाहिए, विच विल बी हेल्पफुल इन अचीविंग द डिजायर्ड गोल। तो अगर वो ऐसा एटीट्यूड रखेगा सो बहुत सारे गोल्स को वो अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। अब ये तो बस सिंपल ही है कि उसको नॉलेज तो एटलीस्ट हो जो वो पढ़ा रहा है। टीचर है, मैं आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रही हूँ, अब मुझे जब इसकी नॉलेज ही नहीं है तो मैं आपको ये कैसे पढ़ाऊंगी। सो दैट लीडर शुड हैव द नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट, ओके। सो उसको नॉलेज होनी चाहिए उसके प्रति, जो वो एक्सरसाइजेस करवा रहे क्यों करवा रहे हैं, जस्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर को भी ये पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पीटी टीचर, ओके। अ लीडर शुड हैव वास्ट नॉलेज एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। द डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इम्प्रेसेस द फॉलोअर्स। अगर हमें डीप नॉलेज होगी उस सब्जेक्ट की, मतलब जो लीडर है उसको जब डीप नॉलेज होगी तो वो जो उसके फॉलोअर्स हैं वो भी इम्प्रेस हो जाएंगे उससे, या हमारे टीचर को कुछ आता है, वो भी हमारी टीचर बहुत बढ़िया है। और लीडर मस्ट बी इक्विप्ड विद द लेटेस्ट नॉलेज। अब उसको लेटेस्ट नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि वो जो एक्सरसाइजेस करवा रहा है पुरानी एक्सरसाइजेस करवा रहा है। जो एक्सरसाइजेस होती है वो बैन की होती हैं कभी कभी, क्लियर। सो जो एक्सरसाइज जब वो बहुत पुरानी हो जाती है, मीन्स उनका जब ज्यादा रोल नहीं रहता तो वो भी बैन कर दी जाती है। सो ऐसे उसको लेटेस्ट नॉलेज रहनी चाहिए कौन सी एक्सरसाइज करवानी कौन सी नहीं। इफ अ कोच इज ट्रेनिंग हाई जंपर्स एंड इज यूजिंग ओल्ड टेक्निक्स, अब देखो अगर वो ओल्ड टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं लाइक वेस्टर्न रोल, सीजर स्टाइल और स्ट्रेडल, अब ये सारी क्या ओल्ड टेक्निक्स हैं, उसको न्यू टेक्निक्स से करवाना चाहिए अपने जो बेसिकली फॉलोअर्स हैं। द ग्रुप विल नॉट अटेंड हिम विद इंटरेस्ट। अब ग्रुप को उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा,
क्योंकि वो अच्छे मेथड से हमें ओल्ड टेक्निक से करवा रहा है। नेक्स्ट इज गुड ऑरेटर। अब वो एक गुड ऑरेटर होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय ऑरेटर? अ लीडर मस्ट बी अ गुड ऑरेटर। ही शुड हैव गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। अ वेल प्रिपेयर्ड स्पीच कैन बी इन्फ्लुएंस द ग्रुप इफेक्टिवली। ऑरेटर क्या होता है? मीन्स बढ़िया स्पीच देने वाला होना चाहिए। जब वो लेक्चर दे किसी को, सो वो लेक्चर थोड़ा इंप्रेसिव होना चाहिए, ऐसे नहीं बोरिंग सा हो। सो उसके जो स्पीच है उसमें भी थोड़ी मतलब कि भारी भरकम वर्ड्स होने चाहिए, अपने गुड वर्ड्स वो बोले। सो जो वेल प्रिपेयर्ड स्पीच होएगी वही इन्फ्लुएंस कर सकती है ग्रुप इफेक्टिवली। नेक्स्ट इज sociable. Now leader should have social qualities so that he can interact with the group effective. He should be extrovert by nature. This help in understanding minds of his followers. So वो क्या होना चाहिए? उसको interact करना आना चाहिए बेसिकली। क्लियर? कुछ पर्सन होते हैं कि जब वो किसी न्यू पर्सन से मिलते हैं शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं। सो ऐसे नहीं होना चाहिए हमारा लीडर। ही शुड बी इंटरैक्टिव, मीन्स वो इंटरैक्ट करना चाहिए अच्छी तरह, सोशलेबल होना चाहिए वो। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज इमोशनली बैलेंस्ड। अब वो इमोशनली हर एक तरफ से बैलेंस्ड होना चाहिए, वो हर चीज को टॉलरेट कर पाए ऐसा होना चाहिए। सिंस लीडर इज अ रोल मॉडल एंड हैज टू टीच डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ही शुड बी इमोशनली बैलेंस्ड। ही शुड हैव टॉलरेंस एज वेल एज काम टेम्परेंट। ऐसा भी नहीं बहुत गुस्से वाला हो, ऐसा भी नहीं बहुत ही रोतड़ू हो, मतलब बहुत ही इमोशनली बैलेंस होना चाहिए। ऐसे भी नहीं हंसता ही रहता हो, थोड़ा गुस्से वाला भी होना चाहिए, इमोशनली टॉलरेंट होना चाहिए, काम होना चाहिए थोड़ा, तो हर एक तरफ से इमोशनली बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ अ लीडर। सो वैसे तो इतना कुछ पढ़ के, क्वालिटीज वगैरह पढ़ के आपको रोल तो समझ आ गया होगा, फिर भी रोल ऑफ अ लीडर, लीडर एज अ रिप्रेजेंटेटिव। अब लीडर क्या है? पूरे ग्रुप का क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है। पूरे ग्रुप को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर लीडर नहीं अच्छा होगा तो उसका मतलब पूरा ग्रुप ही बेकार है, बिकॉज लीडर ही ग्रुप को सिखा रहा है। अगर आपको किसी कॉम्पिटिशन के लिए जाना है सो वहां पे लीडर ही अपने जो पूरा ग्रुप है उसको एक्सप्लेन करेगा कि हमें कौन कौन सी क्वालिटीज है। नाउ लीडर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप, ही रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। ओके, सो वही पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। So leader is the representative of the group. He represents the whole group as the one. कि वो पूरे ग्रुप को एक जाना रिप्रेजेंट करता है, दैट इज लीडर। नाउ हु स्पीक्स इन द ग्रुप मीटिंग्स? जो भी ग्रुप मीटिंग्स होती है, जो भी कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, सब में कौन रिप्रेजेंट करता है? लीडर ही करता है। नाउ रिमूव कंफ्यूजन एंड मिसकंसेप्शंस ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। अब जो भी डाउट्स हैं ग्रुप को, सब कौन दूर करता है? ये लीडर ही करता है। लीडर इज एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड। अब लीडर क्या होता है? पूरा एक्सपीरियंस होता है अपने फील्ड में। दीज एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपर्टनेस हेल्प द ग्रुप टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट स्टेप्स और क्वेश्चंस। His or her expert opinions remove confusions and misconceptions of the member of the group. So clear हुआ? So वो लीडर ही होता है जो सबसे एक्सपीरियंस और सबसे एक्सपर्ट पर्सन होता है हमारी फील्ड का। ओके, सो वो हर एक प्रॉब्लम का एक ओपिनियन देता है और वो ओपिनियन ही हमारी कंफ्यूजन्स को दूर करता है। नेक्स्ट इज इंस्पायर अदर्स। मतलब इसका क्या मतलब है? देखो, अगर आप अपनी टीचर, आपकी टीचर बहुत अच्छी है, मीन्स बहुत अच्छे से आपको पढ़ाती है, आपका भी कभी एम होएगा कि मैं भी ऐसी टीचर बनूं, मतलब इंस्पायर करता है वो अदर्स को। लीडर एनकरेजेस एंड इंस्पायर अदर टू परफॉर्म बेटर। मतलब वो ये भी इंस्पायर करता है कि दूसरों का अच्छा काम करे, तो हम इंस्पायर हो जाते हैं खुद ही टीचर्स को देख के अपने। द मोटिवेट द ग्रुप टू इम्प्रूव फर्दर। ही और शी ऑलवेज मोटिवेट द ग्रुप टू अडॉप्ट अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल। सबसे ज्यादा जो लीडर है यही वो करता है, हमें टीच करता है कि हमें पॉजिटिव लाइफस्टाइल जीना चाहिए एक तरीके का। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन। अब वो क्या करता है? कोऑर्डिनेशन बनाता है बेसिकली। वो क्या करता है? कोऑर्डिनेशन बनाता है बिटवीन द ग्रुप। लीडर इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन ऑफ द ग्रुप। फॉर कोऑर्डिनेशन लीडर एक्ट्स एज अ ऑर्गेनाइजर एंड डिस्टर्ब्स द वर्क अमंग द फॉलोअर्स। मतलब डिस्ट्रीब्यूट्स द वर्क। वो क्या करते हैं? सब में कोऑर्डिनेशन बनता है। कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा? जब हम आपस में बातचीत करेंगे तो क्या करते हैं? डिफरेंट ग्रुप बना देता है बच्चों के कि इस ग्रुप ने ये काम करना है, इस ग्रुप ने ये काम करना है, सब वर्क को डिवाइड कर देते हैं। द क्वालिटी हेल्प्स द ग्रुप टू वर्क इन सिस्टमैटिक मैनर। मीन सबका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऑब्वियसली आप किसी फुटबॉल की टीम है, वो खेलने गई, अगर आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, स्पोर्ट्समैनशिप नहीं होगी, तो वो कैसे खेलेंगे? स्पोर्ट्समैनशिप नहीं, बेसिकली कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा। स्पोर्ट्समैनशिप इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो दूसरी टीम के प्रति हो गया। ओके, नेक्स्ट इज रोल एज अ मोटिवेटर। और वो क्या करता है? मोटिवेट करता है अदर पीपल को भी वो भी मेरे जैसा बने, मतलब कि लाइक दैट, और कि अच्छे काम करे, पॉजिटिव लाइफस्टाइल जिए, ऐसे।
नाउ प्लानिंग फॉर ग्रुप, अब वो प्लान भी करता है अपने ग्रुप के लिए, सब कुछ एक सिस्टमैटिक मैनर से होता है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ग्रुप, वही रिकॉग्नाइजेशन होता है, वही एक है वन रिप्रेजेंटेटिव जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। सो वो एक रिकॉग्नाइजेशन देता है अपने ग्रुप को, मीन्स नाम भी हो सकता है उस ग्रुप का प्रॉपरली, और सिंबल भी हो सकता है कोई, या फिर वो खुद ही एक उसका नाम ही हो सकता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स एबिलिटीज ऑफ ग्रुप, तो ग्रुप में जितनी भी कमियां पेश नहीं आए उनकी जो एबिलिटीज है वो सबको इम्प्रूव करते हैं। सो विद दिस हमारा 6.1 टॉपिक टोटली कंप्लीट हो चुका है। होप सो दिस इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ये 2021 टू 22 के सिलेबस में नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दूं। सो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो अगर आप 2021 टू 22 के सेशन में हो, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक क्रिएटिंग लीडर्स इन फिजिकल एजुकेशन। वैसे ये छोटा सा टॉपिक आपने करना तो आप कर भी सकते हो। Every society needs leader to guide its dynasty. Leaders in society have exceptional power. Exceptional powers मतलब हर एक की अपनी अपनी powers हैं, and are therefore able to inspire and guide others on paths to progress. So simply हर एक सोसाइटी का अपना अपना एक लीडर है, हर एक की अपनी एक अपनी पावर है, अपनी एक्सेप्शनल मीन्स जो एक्सेप्शन होता है, मीन्स हर एक की अपनी डिफरेंट है। आर देयरफॉर एबल टू इंस्पायर, वो इंस्पायर करते हैं अपने गाइड्स को अदर पाथ्स टू गेट प्रोग्रेस। ओके, नेक्स्ट इज लीडरशिप क्वालिटी डेवलप थ्रू फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स। तो जो फिजिकल एजुकेशन है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स करती है ताकि जो लीडरशिप क्वालिटी है वो डेवलप हो डिफरेंट लीडर्स में। Clear? So the main aim of physical education is the overall development of a student. एक स्टूडेंट की डेवलपमेंट करना। The following are the means of developing the qualities of leadership in a student. वैसे जो मेरे नोट्स हैं वो बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज में दिए हुए हैं आपको, सो आप इसको सिंपली पढ़ के भी समझ सकते हो अगर आपको साथ साथ में समझ आ रहा है। बाकी जो बोल के समझ आता है ना वो आपको साथ साथ में लर्न होता रहता है जब मैं बोलूंगी। क्लियर? सो देखो इसमें हमने क्या पढ़ना था, क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन, मतलब फिजिकल एजुकेशन की स्टडी करके हम कैसे लीडरशिप क्वालिटी एनहांस कर सकते हैं। वैसे सो मेकिंग अ स्टूडेंट लीडर ऑफ क्लास, सो लीडरशिप क्वालिटी हम कैसे एनहांस कर सकते हैं डिफरेंट इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उसमें हम लीडरशिप क्वालिटी कैसे एनहांस कर सकते हैं। जो क्लास है उसमें हम लीडर्स बनाए, मॉनिटर बनाते हैं हमारी क्लास में। Clear? By making a student class monitor, the students can be carried out the path of leadership. So ऐसे हम इसको कर सकते हैं। He can teach other students how to respect games and sports. So ऐसे कर सकते हैं, आपको साथ साथ में समझ आ रहा है होप सो। Next is giving responsibility to organize journal sports, means उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें अदर, मतलब कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज है उसको भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दें उसको ऑर्गेनाइज करने की अमंग स्टूडेंट्स। मींस जो क्लास में सबसे आपको कैपेबल बच्चा लगता है उसको कहो भाई ये ड्यूटीज वो सब में बांटे, जो भी टिफिन वगैरह की ड्यूटी होती है चेक करने की या फिर कोई यूनिफॉर्म ड्यूटी होती है तो वो बच्चा करे। सो ऐसे लीडरशिप क्वालिटी एनहांस होंगी। एडिंग स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट हाउसेज ऑफ स्कूल, सो हम डिफरेंट जो हाउसेज हैं उसके स्टूडेंट्स को ऐड करके एक डिफरेंट सब ग्रुप बनाए, उसके लीडर्स वगैरह रखे, बस यही सारे पॉइंट्स एज रिपीटिंग हो रही हैं। नेक्स्ट इज गिविंग स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग स्पोर्ट्स फील्ड, कि जो स्पोर्ट्स फील्ड है मींस जो डिफरेंट प्ले फील्ड्स हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे बच्चे को, कि जैसे बच्चों को लाइन में लेके आना, आपने छोटे बच्चे उनको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे जिससे वो एनहांस हो आगे वर्क करने के लिए, और ऐसे छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनसे बच्चों के अंदर आता है कि ये हम और काम करें वैसे ही। नेक्स्ट इज गिविंग स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जज कॉम्पिटिशन, मीन्स अगर देखो कोई डांस कॉम्पिटिशन हुआ है हमारे स्कूल में, कोई क्लास में हुआ है, सो वो जज करे कि किसने बेटर डांस किया है, लाइक दैट उसको जज करने की क्वालिटी मिले ताकि उसके अंदर भी थोड़ी लीडरशिप क्वालिटीज आए जो आपको बच्चा कैपेबल लगता है। क्लियर? सो इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट हो गया, दैट इज मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट। अब क्या हो गया, आगे है एडवेंचर स्पोर्ट। अब लीडरशिप वगैरह की सारी क्वालिटीज वगैरह खत्म हो गया और ये आपके 2021 टू 22 के सिलेबस में डेफिनेटली आएगा। क्लियर? ओके, सो अब मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। सो सबसे पहले एडवेंचर स्पोर्ट्स होते कौन से हैं? द मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स इज थ्रिलिंग एंड एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एनी स्पोर्ट्स फीचरिंग स्पीड, हाइट, डेंजर, अ हाई लेवल ऑफ फिजिकल एक्सर्शन require highly specialized gear or spectacular stunts are known as adventure sports. Adventure sports means ऐसे normal sports नहीं, जैसे हम बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, हॉकी वगैरह खेलते हैं, ऐसे नहीं, जिसमें कुछ एडवेंचरस हो, कुछ यूनिक हो हमारे अंदर। मीन्स हमारी जो क्या कहते हैं हमारी जो बॉडी है उसमें थोड़ी स्पीड हाई हो, थोड़ा डेंजर हो,
जिसमें कुछ स्पेशलाइज मतलब हमें ट्रीटमेंट भी मिले, मीन्स जैसे जब हम रॉक क्लाइंबिंग करने जाते हैं हमें स्पेशलाइज सूट्स वगैरह पहनाए जाते हैं, उससे हम उसके बाद करते हैं ऐसे। तो हम डिफरेंट ऐसे ही कुछ हमारी ट्रीटमेंट्स हो, मीन्स हमें थोड़ा डर लगे उसमें, ऐसे ही सारे जितने भी स्पोर्ट्स हैं दैट इज आर एडवेंचरस स्पोर्ट। आई होप सो आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऐसे स्पोर्ट्स के। सो डेवलप गुड लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, की हमारे अंदर फिटनेस आए। बेसिकली ऐसी जो एक्टिविटीज है इससे हमारी डेवलपमेंट और जल्दी होती है। चैनलाइजेशन ऑफ सरप्लस एनर्जी। सो जब हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उसमें क्या होता है, जो यूथ है उसको एक पॉजिटिवली हेल्दी चैनलाइजेशन, मतलब कि उसको पॉजिटिव फील होता है, जिससे हमारी सरप्लस एनर्जी जो है वो चैनलाइज होती है। सो बेसिकली हार्मोनियस डेवलपमेंट के लिए बच्चों की ये जो एडवेंचरस स्पोर्ट है ये बहुत जरूरी है। इससे हमारी क्या होती है, बहुत सारी एनर्जी, मतलब एनर्जी रिलीज करना भी जरूरी होता है हमारी बॉडी में। ऐसे नहीं भी एनर्जी हमारे अंदर ही आए, उसको रिलीज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज टू डेवलप सोशल क्वालिटीज। एडवेंचर स्पोर्ट्स में हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज आती है, जैसे हेल्पफुल, एडजस्टमेंट, यूनिटी, सिंसेरिटी, टॉलरेंस, सिंपैथी, ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज आती है हमारे अंदर। आफ्टर डूइंग फिजिकल एक्सर्ट एन इंडिविजुअल डज नॉट इंडल्ज इन एंटी सोशल एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज नॉलेज अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। तो इससे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी हमें नॉलेज मिलती है। सो एडवेंचर स्पोर्ट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड गिव नॉलेज अबाउट डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ मेंटल टेंशन एंड वरीज। जो हमारी मेंटल टेंशन होती है इससे भी हमें रिमूवल मिलता है। लाइक जब हम कहीं बाहर जाते हैं, कहीं जो भी ट्रैकिंग वगैरह करने जाते हैं, वहाँ पे नेचर वगैरह को महसूस करते हैं, वहाँ पे हमारे कितनी मतलब हमारे अंदर का जितना भी स्ट्रेस है सब कुछ रिलीफ हो जाता है हमारे अंदर से। और ये हमारी अंदर की एबिलिटीज भी बढ़ाते हैं ताकि हम आगे जो स्ट्रेसेस आए, ज्यादा स्ट्रेस भी हो जाए हमें, सो हम उसको थोड़ा रिलीव कर सकें, ऐसा भी। ओके, नेक्स्ट इज डेवलप कॉन्सेंट्रेशन। सो जब हम डिफरेंट ऐसी एडवेंचरस स्पोर्ट करते हैं, हमारे जो अंदर की कॉन्सेंट्रेशन पावर है, ह्यूमन को पता लग जाता है यस वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट टुवर्ड्स आवर वर्क। आजकल का माइंड कैसा है कि इधर उधर होता रहता है। सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन पर्टिकुलर थिंग। सो ये भी डेवलप होता है बाय एडवेंचरस स्पोर्ट। नेक्स्ट इज टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर से ही कॉन्फिडेंस आना चाहिए हमें। सो ऐसे चैलेंजिंग टास्क करने के बाद हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है। नेक्स्ट इज टू डेवलप थ्रिल एंड रिक्रिएशन। सो जब हम एडवेंचर स्पोर्ट करते हैं उसमें बहुत ज्यादा डेंजर होता है, तो इससे क्या होता है, जो इंडिविजुअल के अंदर की स्पिरिट ऑफ रिस्क टेकिंग है वो बढ़ जाती है। क्लियर? सो इसके ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आई होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट इज टाइप्स। हमने क्या पढ़ना था, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ एडवेंचरस स्पोर्ट। तो मीनिंग हो गया, टाइप्स नहीं ऑब्जेक्टिव्स हो गए। हम स्टडी करेंगे टाइप्स। सो कितने टाइप्स ऑफ एडवेंचरस स्पोर्ट हम इसमें स्टडी करेंगे, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनिंग, नेक्स्ट इज सर्फिंग, नेक्स्ट इज पैराग्लाइडिंग। रॉक क्लाइंबिंग, रॉक के ऊपर मतलब क्लाइंबिंग ऐसे कुछ होता है। ट्रैकिंग वो भी ऐसे ही होता है, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं उसमें हमें मतलब चढ़ के जाना होता है। नेक्स्ट इज रिवर राफ्टिंग, इट इज यू नो मतलब जो भी रिवर वगैरह होती है उसमें बोट वगैरह जाती है, उसमें हम राफ्ट करते हैं, मतलब इसमें लहरें भी बहुत ज्यादा आती है। नेक्स्ट इज माउंटेनिंग। सर्फिंग क्या है, ऊंची लहरें होती हैं, उसके ऊपर हम जो हमारा सर्फ बोर्ड है उसको रख के हम सर्फिंग करते हैं। नेक्स्ट इज पैराग्लाइडिंग, मीन्स एयर में बेसिकली पैराग्लाइडिंग हम करते हैं। नाउ रॉक क्लाइंबिंग सबसे पहले तो मैं साथ में आपको पिक्चर डालती जाऊंगी यहाँ पे, सो आपको क्लियर होता जाए। रॉक क्लाइंबिंग क्या है? रॉक क्लाइंबिंग इज एन एक्टिविटी इन विच पार्टिसिपेंट्स क्लाइंब अप एंड डाउन और मूव अक्रॉस द नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस और आर्टिफिशियल रॉक वॉल्स। सो सिंपली क्या होता है, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं रॉक्स के, सो उसके ऊपर जाता है जो इंसान है, वो नीचे आता है, उसके ऊपर इर्द गिर्द मीन्स अक्रॉस उसके घूमता है। रॉक क्लाइंबिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कमिटी, मीन्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। वैसे तो मैंने नोट्स में वही चीजें प्रोवाइड करवाई हैं जो इंपॉर्टेंट है। सो रॉक क्लाइंबिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एज अ स्पोर्ट। ओके, सो इक्विपमेंट्स क्या है रॉक क्लाइंबिंग के? क्लाइंबिंग शूज हैं, क्लाइंबिंग रोप है, रोप जिससे हम क्लाइंब कर सके, शूज जिससे हमारी जो टिकाऊ है, जो रॉक पे जैसे हम रॉक पे अगर नॉर्मली पैर रखेंगे तो हम फिसल भी सकते हैं, सो ये स्पेशल शूज आते हैं इसके लिए। हार्नेसेस, क्लिपर्स, बोल्ट्स, क्लाइंबिंग हेलमेट होना चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए। हुक मीन्स हमारी क्या होता है, इसमें हमारी बहुत सारी सेफ्टी भी रखी जाती है। हमारे जो मतलब ऊपर से हमें पकड़ के रखती है, एक जो तार होती है उसमें हमारी हुक होती है, उससे हमारे जो पीछे जो हमारी शर्ट है उसमें वो टांग देती है। और ऐसे नहीं, एक हुक बीच में जो बेल्ट होती है हमारी, उसमें भी हुक्स वगैरह लगी होती है, तो हमें टाइटली सेफ्टी से इन्होंने हैंडल किया होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज ट्रैकिंग। सो ट्रैकिंग इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ हाइकिंग एंड वॉकिंग एक्टिविटी। सो हाइकिंग और वॉकिंग का एक
पक्का कॉम्बिनेशन है. सो दिस एक्टिविटी इज डन फॉर मेनी डेज एंड जनरली प्लान अवे फ्रॉम अर्बन एरिया. सो जो अर्बन एरियाज है उससे तो दूर ही होगा ऑब्वियसली. गाँव वगैरह में तो कहाँ ट्रैकिंग होएगी. ओके, ओ सॉरी, मतलब शहरों वगैरह में तो कहाँ ट्रैकिंग होएगी. So, trekking is long adventurous journey undertaken on foot in, okay, next page, areas where common means of transport are generally not available. So, ये वहाँ होती है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं. ये ट्रैकिंग जो होती है बेसिकली पैदल ही होती है. ट्रैकिंग रेफर्स फॉर मेकिंग द लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी स्पेशली परफॉर्म्स ऑन माउंटेन्स. तो मैंने बोला था आपको ये माउंटेन्स में होती है. ड्यूरेशन ऑफ ट्रैकिंग कैन बी लेस एज अ डे टू ओवर अ मंथ. तो मंथ तक भी ये ट्रैकिंग हो सकती है बेसिकली. Okay, so some signs are used in trekking like this way, no entry, danger, turn left, turn right, water head. So जब ट्रैकिंग करते हैं उसमें बहुत सारे रास्ते में बोर्ड्स वगैरह आते हैं जिसमें लिखा होता है नो एंट्री, डेंजर. जैसे माउंटेन में तो ऑब्वियसली पता ही आगे जाके वाटर भी आ सकते हैं, नीचे सी भी आ सकती है. सो वहाँ पे सारे बोर्ड्स वगैरह लगे ही होते हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग. अब ट्रैकिंग के आगे भी टाइप्स आगे, बट यू डोंट हैव टू स्टडी दैट. सो इट्स वेरी ईजी. फिर मॉडरेट, फिर strenuous tracking, next is difficult tracking. से आप कुछ टाइप्स की ट्रैकिंग देख सकते हो बट यू डोंट हैव टू स्टडी दैट. आपको मीनिंग वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, नेम याद रख लो जस्ट. नेक्स्ट इज इक्विपमेंट्स. इसके लिए क्या चाहिए, टेंट चाहिए होता है. अब देखो मंथ का है, हमें रात को भी वहां पे रहना है, टेंट वगैरह चाहिए. स्लीपिंग बैग चाहिए, ठंड वगैरह होती है कभी कभी. नेक्स्ट इज वाटर बॉटल, रोप. नेक्स्ट इज सेफ्टी किट, फर्स्ट एड किट. नेक्स्ट इज ट्रैकिंग मैप ऑफ एरिया. आई होप सो ट्रैकिंग इज टोटली क्लियर टू यू ऑल. नाउ नेक्स्ट इज river rafting. So river rafting is also known as white water rafting. In this activity, small groups of people float down a river on a raft. This is usually done on different degree of rough water. Most common rafts are 3.7 to 5 meters. So river rafting को क्या कहते हैं, white water rafting भी कहते हैं. very very important. In this activity, छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं पीपल के, क्या होता है, एक राफ्ट होती है, उस पर छोटा सा ग्रुप होता है, बैठा होता है उस पर. मैं पिक्चर डाल दूंगी यहाँ पे आपको. सो ये डिफरेंट वाटर में कैसे की जाती है, मतलब कि जहाँ पे थोड़ी बहुत लहरें आ रही हो. देखो जो ये रिवर राफ्टिंग होती है ये भी दो टाइप्स की होती है. एक तो शॉर्ट जंप्स होती हैं, एक लॉन्ग जंप्स होती है. लॉन्ग मीन्स बड़ी बड़ी लहरें आएंगी, उस पर राफ्टिंग होगी हमारी. शॉर्ट मीन्स जब छोटे बहुत आएंगे, जैसे जब हम छोटे बच्चों के साथ जाते हैं तब हम शॉर्ट जंप्स वाली करते हैं, वैसे लॉन्ग जंप्स वाली. तो ये 3.7 से लेकर 5 मीटर्स तक जो वाटर है वो उछल सकता है. दे कैन बी रेक्टेंगुलर इन शेप एंड आर inflatable. The rafts are made of nylon fiber and are coated with Nepron. So ये आप याद रखो. Next is river rafting has been classified in 6 categories as per the degree of difficulty. Class 1 is the gentlest for beginners, although beginners can easily advance to class 3 in short time. Class 4 to 6 are very demanding with challenges only for experts. So इसकी क्या है, आगे 6 कैटेगरीज है, 1 2 3 4 5 6. सो इसमें क्या है, जो 4 to 6 है ये तो बहुत चैलेंजिंग होती है और ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स है वो इसी को डिमांड करते हैं. फर्स्ट जो होती है वो जिसने पहली बार राफ्टिंग की है, बिगनर्स के लिए होती है, और वो शॉर्ट टाइम में थर्ड की तरफ मूव कर सकता है. क्लियर. सो इसके लिए इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं. सेफ राफ्ट मीन्स राफ्ट, जैसे जो राफ्ट है वो क्या होती है, फुली हुई होती है. अब ऐसे ना उसके कहीं पे होल है, ऐसे सेफ होनी चाहिए पूरी राफ्ट. स्विम सूट होना चाहिए हमारे साथ. लाइफ जैकेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बिना लाइफ जैकेट के आप बिल्कुल नहीं राफ्टिंग कर सकते. ओके, कभी कभी डूबने का खतरा होता है तो वो लाइफ जैकेट की वजह से बच जाता है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज सर्फिंग. सो फर्स्ट 3 आई होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट इज सर्फिंग. द वेव्स सुटेबल फॉर सर्फिंग आर प्राइमरली फाउंड इन ओशन, सी, लेक और इन रिवर्स. अब जो रिवर राफ्टिंग थी उसमें जो रिवर उछलती थी वो 3 to 5, ओके 3.7 to 5 मीटर्स. अब इसमें बहुत ज्यादा होती है, वेव्स बहुत हाई होती है. इट इज अ वाटर स्पोर्ट इन विच वेव राइडर रेफर टू सर्फर राइड्स ऑन मूविंग वेव बैलेंसिंग सर्फस बोट. तो क्या होता है, बड़ी बड़ी लहरें होती हैं रिवर की, तो उस पर कैसे हमें बैलेंस बनाना है अपने सर्फ बोर्ड पे, तो ये सारा कुछ देखा जाता है. और जो ये करता है उसको क्या कहते हैं, सर्फर. इन सर्फिंग द सर्वर लाइज, सिट्स और स्टैंड. अब बोर्ड के ऊपर वो बैठ भी सकता है, उठ भी सकता है, हिल सकता है. वो उसका बैलेंस है कि वो उसको कैसे मेंटेन करता है. All forms of surfing require exact time and sharp reflexes to stay balanced. तो एक परफेक्ट टाइम होना चाहिए जब उसको फ्लिप करना है, उसको पता होना चाहिए कि वाटर कितना हाई है, उसको क्या करना है इस पॉइंट पे. अब नेक्स्ट चीज इसके लिए क्या होना चाहिए, गुड सर्फिंग बोर्ड होना चाहिए, स्विम सूट, लाइफ जैकेट. तो सेम ही है इसकी तरह, बस इसमें राफ्ट होती है, इसमें क्या होता है, सर्फिंग बोर्ड होता है. नेक्स्ट इज माउंटेनिंग. अब ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, मीन्स लेंथी नहीं कह सकते, बस थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू अदर में हमने क्या स्टडी किया, सिर्फ
थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन वगैरह स्टडी की, इक्विपमेंट स्टडी की, इसमें थोड़ा हाई है। माउंटेनिंग इज ऑल्सो नोन एज माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेनिंग इज ऑल्सो is about putting hands and feet onto rocks and ice and finally reaching a top. So क्या होता है इसमें? So क्या है, एक माउंटेन है, उस पे हमें रॉक्स में से चढ़ के फाइनली एक टॉप तक पहुंचना है। An individual who wishes to get involved in this activity needs to have tremendous endurance. Tremendous endurance means मतलब उसको मतलब प्रॉपर होना चाहिए। endurance means उसकी जो अंदर की एनर्जी है बेसिकली वो ज़्यादा होनी चाहिए। एगिलिटी, स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर। क्लियर? सो इसके जो है आगे 3 फॉर्म्स आते हैं क्लाइंबिंग के विच डिपेंड ऑन ट्रैक कंडीशंस, कि ट्रैक कैसे है। सो फर्स्ट होती है रॉक क्लाइंबिंग। दिस फॉर्म ऑफ माउंटेनिंग इन्वॉल्व्स रॉक स्लोप्स। अगर रॉक स्लोप्स हैं तो फर्स्ट वाली आती है। सेकेंड इज स्नो एंड आइस क्लाइंबिंग, इट इन्वॉल्व्स रूट विद ग्लेशियर्स। अब इसमें क्या आते हैं, ग्लेशियर्स आते हैं बीच में रूट के। थर्ड इज माउंटेनिंग क्लाइंब बोथ रॉक एंड आईसी रूट। अब इसमें क्या थी, रॉक वाले थे, इसमें क्या थी, आईसी थे। अब इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है। सो सर एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड टेंसिंग नॉर्गे ऑफ नेपाल बिकेम द फर्स्ट टू क्लाइंब द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट इन 1953। सो ये तो बहुत फेमस है इन दो जो जाने थे, एक न्यूजीलैंड के एंड एक नेपाल के। सो इन्होंने फर्स्ट क्लाइंब किया था हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट को कितने में, 1953 में। अब इसके लिए ये हो गया, इतना ही बड़ा था। क्लियर? सो इक्विपमेंट्स क्या है अब इसके लिए, शो क्लाइंबिंग शूज, शो कटर, एक्स, नेक्स्ट क्लाइंबिंग रोप, नेल्स, हार्नेस। अब इनके पास क्या होने चाहिए, इनके पास इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए, थोड़े अदर इक्विपमेंट्स लाइक क्या है, हथौड़ा वगैरह, नेल्स वगैरह। नेल्स मीन्स कील वगैरह होनी चाहिए। ट्रैकिंग कंपास, सेफ्टी बेल्ट, स्नो ग्लव्स, हाई एनर्जी पैक्ड फूड एक्सेट्रा। क्लियर? सो इसके साथ हमारा माउंटेनिंग भी खत्म हो गया। अब एक ही रह गया है पैराग्लाइडिंग। जल्दी से फिनिश करते हैं, ये आपका चैप्टर कंप्लीट 15 मिनट तक हो जाएगा इजीली। पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग इज अ रिक्रिएशनल, थ्रिलिंग एंड कॉम्पिटिटिव एडवेंचर स्पोर्ट ऑफ फ्लाइंग विद पैराग्लाइडर। इन पैराग्लाइडिंग पायलट ग्लाइड्स थ्रू द एटमॉस्फेरिक एयर विदाउट एनी इंजन। अब इसमें क्या होता है, थ्रू एयर्स पायलट ग्लाइड करता है विदाउट एनी इंजन। अब विदाउट एनी इंजन कैसे करेगा, देखो पैराग्लाइडिंग ऐसी होती है, इसके ऊपर आपका ये होता है, ओके। सो विदाउट एनी इंजन होता है, उसमें क्या होता है, एयर भरी होती है जिससे वो हवा में उड़ता है। क्लियर? सो पैराग्लाइडिंग इज परफॉर्म्ड यूजिंग अ लाइट वेट सॉफ्ट इजीली पैक्ड एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट होता है carried around which has no difficulty to bend. The paraglider is tend to the structure with the harness and is required to run or jog down a slope and take a flight. जिस क्या होता है, हमारे ये एयरक्राफ्ट होता है, इसके नीचे सारी बेल्टें वगैरह लगी होती है, उससे टाइट करते हैं हम, जो पैराग्लाइडर है उसको टाइट करते हैं, उसको एक स्ट्रक्चर दे देते हैं एंड देन वो जस्ट रन करता है और इससे हवा भरती है जो ऊपर होता है एयरक्राफ्ट उसमें, और वो फ्लाइट करता है। सो ड्यूरिंग पैराग्लाइडिंग अ पैराग्लाइडर शुड फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लाइफ गार्ड और शुड बी accompanied बाय एक्सपर्ट। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, पैराग्लाइडर के पीछे हम एक वो भी कोच भी बिठा सकते हैं। मतलब लाइक जब हम टूरिस्ट प्लेसेस पर जाते हैं, वहां पे पैराग्लाइडिंग करवाने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो खुद भी साथ में जो मतलब पैराग्लाइडर जो साथ में जिसको करवाते हैं, और वो जो हमें करवाते हैं बेसिकली, और वो जो टूरिस्ट होता है वो दोनों भी इकट्ठे बैठ के जाते हैं उसमें। क्लियर? सो ही शुड कंसीडर सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। द इंटायर पैराग्लाइडिंग सेट इंक्लूड्स विंग, हार्नेस, हेलमेट। सो ये सारे इसके इक्विपमेंट्स आ गए। इट वेट्स लेस देन 20 kilos and easily fit into backpack. Paragliders are restricted from flying above 18,000. अब 18,000 फीट के ऊपर पैराग्लाइडिंग को नहीं करने देते। ओके, सो ये क्या होता है, ये सारे जो इक्विपमेंट्स है बेसिकली 20 kg के आसपास होते हैं, और इतना इक्विपमेंट्स तो बैग में ले जाने देती हैं एयरक्राफ्ट के साथ। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड टॉपिक। इसके साथ हमारा थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या किया, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, एडवेंचरर स्पोर्ट की दिया, और 6 टाइप्स ऑफ एडवेंचरर स्पोर्ट की। आई होप सो दिस इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। नाउ फोर्थ टॉपिक इज सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट इंजरीज। अब हमने स्पोर्ट्स देख लिया, अब ऐसा कुछ हमने देख लिया कि जो हमें सेफ्टी से पहले लेके जाना है। अब और देखते हैं थोड़ा। सो इन फिजिकल एक्टिविटी 100% प्रिवेंशन इज नेवर पॉसिबल बट इट कैन बी प्रिवेंटेड। अब ऐसा तो नहीं है कि हम पूरा ही प्रिवेंट कर लेंगे उसके पहले से, बट ये थोड़ी बहुत प्रिवेंशन होती हैं। जैसे अब देखो, हम जब हम रॉक क्लाइंबिंग करने जाएंगे, जो हमने पढ़ा, हम शूज वगैरह लेके जाएंगे, तो हो सकता है कि इससे हमारी थोड़ी जो इंजरी है वो प्रिवेंट हो जाए, बट ऐसा तो नहीं है कि हम कंप्लीटली वो 100% पॉसिबल है कि वो प्रिवेंट हो जाए। बहुत मतलब कि 50 to 70% चांसेस होते हैं कि वो प्रिवेंट हो जाए।
सो सबसे पहले आती है प्रॉपर वार्मिंग अप. सो प्रॉपर वार्मिंग अप journal on specific is must for player before participating in any physical activity. It tones up the body muscles and prepare the player psychologically for coming up activities, thus prevent accidents or injuries. So क्या होता है जब हम एकदम से एक्सरसाइज करते हैं, अब इतना बड़ा कंपटीशन में हम जाते हैं नॉर्मली, जब हम नॉर्मली सुबह सुबह उठते हैं, जब हम एकदम से पार्क में एक्सरसाइज करने जाते हैं, ऐसे तो नहीं कि जाते भागने लग गए, नो, वी हैव टू जस्ट वार्म अप अवर बॉडी फर्स्ट. जॉगिंग करो हल्की हल्की, फर्स्ट वार्म अप योर बॉडी एंड देन जस्ट गो टू द हाई एक्सरसाइज वन. ओके, सो जब कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लिए जाएगा प्लेयर्स, तो वहां नहीं ऐसे जाके सीधा ही लग जाएगा. फर्स्टली ही वार्म अप्स हिज बॉडी. ओके, सो दिस ये हमारा क्या करता है, प्रिवेंट करता है हमारी जो हमें जो इंजरी होएगी. नेक्स्ट इज कूलिंग डाउन. अब कूलिंग डाउन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट आफ्टर कंप्लीशन और ट्रेनिंग कंपटीशन. सो जब हमारी कोई ट्रेनिंग वगैरह होएगी, अब उसके बाद उसके 10 to 15 मिनट्स हमें रेस्ट करनी चाहिए और उसको कूल डाउन करना चाहिए हमारी बॉडी को. जो हम इतनी ट्रेनिंग करके आए हैं वो पूरी अब वार्म अप बहुत ज़्यादा हो गई है. क्लियर? Now proper officiating. Many sports injuries occur due to foul play. At the time of match, the official are responsible. Athletes follow the rules of games and sports. Thus proper officiating play significant role in injury reaction. I mean to say reduction. सो देखो बहुत बड़ी जो हमारे मैचेस होते हैं उसमें ऐसा होता है कि हम गलत खेलते हैं. मीन्स जो एथलीट है उसको प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन सब पता होनी चाहिए स्पोर्ट्स की, जो खेलने आया है. सो दस प्रॉपर ऑफिशिएटिंग प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इंजरी रिडक्शन. ऑफिशिएटिंग क्या होता है, हमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए हमारे गेम के मैच के क्या है. हम गलत खेल रहे हैं ऐसा तो नहीं होना चाहिए. सो इससे भी इंजरी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है. नाउ नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट. सो जैसे कि हमने क्लोथिंग वगैरह पढ़ी थी उसमें हमने कैसे करना है, लाइफ जैकेट वगैरह पहननी है, वैसी हमारी जैसे हम जब कराटे खेलने जाते हैं तो ऊपर से एक शील्ड भी प्रोवाइड करवाते हैं हमें, ऐसे हमारी प्रॉपर क्लोथिंग होनी चाहिए. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू वेयर प्रॉपर क्लोथिंग एंड यूज करेक्ट इक्विपमेंट while playing. All prescribed guards and pads should be worn before the game to prevent injury to the sensitive body organs. Clear? So I hope this is totally clear to you all. Now some others management है, जैसे environment conditions देखनी चाहिए हमें कैसी हैं, individual difference. ऐसे तो नहीं कि हम जैसे खली को एक बंदे के साथ खिला रहे हैं, मतलब ऐसे थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा बैलेंसिंग होना चाहिए. फिटीग हमें ऐसा नहीं हम लगातार एक्सरसाइज करते रहे, बीच में हमें रेस्ट वगैरह भी लेने से हम ज्यादा फैटीग ना हो. क्लियर? नेक्स्ट इज मेडिकल चेकअप बिफोर एक्टिविटी. सो अपना मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए बिफोर एक्टिविटी. नेक्स्ट इज प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, चेक इक्विपमेंट्स, हमारे इक्विपमेंट्स राइट है कि नहीं, रेगुलर कंडीशनिंग एंड प्रॉपर स्किल एक्शन. नेक्स्ट इज फॉलो ट्रेनिंग मैथड्स. सो आपको इतने करने की जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़े बहुत कर लो. 5 के मैंने आपको प्रॉपर मीनिंग बता दिया और ये जस्ट नेम्स है. सो देखो चेक इक्विपमेंट्स, अब इसमें आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हो. रेगुलर कंडीशनिंग एंड प्रॉपर स्किल एक्शन. फॉलो ट्रेनिंग मैथड्स, अपने जो ट्रेनिंग मैथड्स को प्रॉपरली फॉलो करें हम. नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग एग्रेशन एंड वायलेंस. अब जो हमारा गुस्सा है उस पर भी हमें कंट्रोल होना चाहिए. क्लियर? हमें इमोशनली बैलेंस्ड होना चाहिए. कंसीडर स्पोर्ट्स एथिक्स, स्पोर्ट्समैनशिप. अब ऐसे नहीं है, हमें स्पोर्ट्स के भी एथिक्स होने चाहिए कुछ टुवर्ड्स आर जो हमारा अदर कॉम्पिटिटर है उसके तरफ भी हमारे थोड़े रोल्स होने चाहिए. फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गुड कोचिंग स्किल्स, तो हमारी कोचिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए. ऐसे नहीं हमारे कोच को ही नहीं कुछ आता तो हमें क्या आएगा. एक्टिविटी अंडर एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन. सो लाइक जो हम रॉक क्लाइंबिंग वगैरह कर रहे हैं, जो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अंडर कुछ कोई एक्सपर्ट होना चाहिए, उसके ऑब्जर्वेशन के अंडर हमें करनी चाहिए ऐसी एक्टिविटीज जो डेंजर है. नेक्स्ट इज प्रॉपर एंड सेफ इन्वायरमेंट. हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्रॉपर सेफ होना चाहिए. कंसीडर सेफ्टी मीन्स अपने जो भी इक्विपमेंट्स, क्लोथिंग वगैरह सब कुछ सेफ होनी चाहिए. सफिशिएंट फिजिकल फिटनेस, हमारी जो फिटनेस है वो भी अच्छी होनी चाहिए. नेक्स्ट इज सेफ्टी मेजर्स फॉर एडवेंचरस स्पोर्ट. अब ये तो थी नॉर्मल जो हम कंपटीशन वगैरह खेलना चाहते हैं उसके लिए. अब जो आती हैं वो एडवेंचरस स्पोर्ट के लिए. सो एन एडवेंचरस स्पोर्ट इन इटसेल्फ इज वेरी taxing and injury prone. To reduce the chances of injury during these extreme sports, the following precautions should be followed. So ये सारे precautions हैं. अंडर प्रोफेशनल सुपरविजन, सो अपनी कुछ प्रोफेशन होनी चाहिए, मीन्स एक्सपर्ट के अंडर हमें ये करना चाहिए. वन शुड बी मेंटली एंड फिजिकली फिट टू ऑब्जर्व एनी सडन शॉक. सो एकदम से अगर कुछ मतलब अचानक से कुछ अगर हो तो हमें उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए. बेसिकली हमें कॉन्सेंट्रेशन पावर अच्छी होनी चाहिए. वेदर कंडीशंस, अब जो पैराग्लाइडिंग है वो हम अगर वेदर कंडीशंस प्रॉपर है तभी कर सकते हैं बिकॉज वो एयर में होती है. नेक्स्ट इज सेफ्टी गैजेट्स. सेफ्टी गैजेट्स हमारे साथ होने चाहिए. इक्विपमेंट्स बेसिकली सब मैंने बताया आपको. वन शुड ऑलवेज चेक द कंडीशन ऑफ द सेफ्टी इक्विपमेंट
सो हमें अपनी सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स है उसको भी चेक करना चाहिए। ऐसे नहीं हम ले जा तो रहे हैं पर वो खराब वगैरह हुए पड़े हैं। बिफोर द एडवेंचर एक्टिविटी वन मस्ट लिसन टू सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली। सो बेसिकली वही आ गया, हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको प्रॉपर्ली हमने स्टडी करना है। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर टोटली कंप्लीट हो चुका है। आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। हमने ये चैप्टर जस्ट 40 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया। So if you like this video, just give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos. So next video में हम next chapter करेंगे। So till then stay tuned and bell icon को click कर लो so आपको next video की notification आ जाए। Okay, bye bye.